आज हम पढ़ेंगे HIV। ये वायरस का नाम है और इसका मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इसका नाम है। और इससे फैलने वाली बीमारी को एड्स कहा जाता है। इसका मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसका मतलब ये है कि जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इम्यून सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। एक इन्नेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी कहलाती है, जिसमें स्किन वगैरह शामिल है। दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जिसमें एंटीबॉडी बनाने का निज़ाम शामिल है। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है पैदाइश के वक्त हमारी बहुत कमज़ोर होती है, बाद में ये बीमारियां लग के या वैक्सीनेशन करके उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो इस वायरस की वजह से इम्यून सिस्टम का ये एक्वायर्ड वाला पोर्शन वीक हो जाता है। इसके वीक होने की वजह से फिर मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हम पर मुसलसल लग जाती हैं। तो कई बीमारियों की अलामतें शो हो जाती हैं, उन सब अलामतों को मिलाकर सिंड्रोम कहा जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। जो HIV वायरस है इसकी शक्ल कैसी है, स्ट्रक्चर में दिखता कैसे है। तो दो बातें पहले सुन रहे हैं। एक तो ये इन्वेल्व्ड वायरस है, और आपके इल्म में है कि इन्वेल्व्ड वायरस का अपना नहीं होता है, ये होस्ट से ये छीन के लेता है, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है। दूसरा ये एक RNA वायरस है, और ऐसे RNA वायरस जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम हो उनको रेट्रोवायरसेस भी कहते हैं। तो ये एक रेट्रोवायरस है। ये दो बातें जहन में रखें। अब हम आते हैं इनकी स्ट्रक्चर की तरफ। ये देखने में कैसा लगता है। तो HIV एक स्फेरिकल वायरस है, और हम अंदर से इसकी फीलिंग करते जाएंगे तो हमें आसान हो जाएगा। सबसे पहले इसका जो कैप्सिड है ये इस तरह का थोड़ा सा कॉनिकल है। कॉनिकल का मतलब है कि एक हिस्सा इसका, एक एंड थोड़ा नैरो है, दूसरा एंड थोड़ा सा ब्रॉड है। ये इसका कैप्सिड है, कैप्सिड। और इसके अंदर ये इसका RNA है, जो इसका जीनोम भी कहला सकता है। इस RNA के साथ लगा हुआ एक एंजाइम है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये अभी हमें पता चल जाएगा। इसके बाद इसके गिर्द एक कवर सा है, ये इसका मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स भी इसका अपना नहीं है समझ। और मैट्रिक्स के बाहर फिर एक और इस तरह का खोल है। ये खोल दरअसल इसका इन्वेल्व है, और ये इन्वेल्व इसने होस्ट से जाते जाते छीन के लाया है अपने साथ। इसी की वजह से इसको इन्वेल्व्ड वायरस कहा जाता है। इस इन्वेल्व में इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं लातादार। इन स्ट्रक्चर्स को स्पाइक्स कहा जाता है, स्पाइक्स। और हर स्पाइक के दो हिस्से, दो हिस्से। ये जो स्फेरिकल टाइप का हिस्सा है इसको PG141 कहते हैं, और अंदर वाले इस हिस्से को PG20 कहा जाता है। ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बुक में आप चेक करें इसको। ये 120 है गालिबन, ये 141 ठीक है। अंदर वाला GP PG नहीं, GP ग्लाइकोप्रोटीन 120 और 41 जी। अच्छा, GP का मतलब क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। इसका नाम ग्लाइकोप्रोटीन है। और ग्लाइकोप्रोटीन क्यों कहा? प्रोटीन्स के ऊपर, ये दरअसल सेल मेम्ब्रेन है। ये जो इन्वेल्व है ये सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर इस तरह से है। और इस लिपिड बाइलेयर में ये प्रोटीन मॉलिक्यूल धंसे हुए हैं। इन प्रोटीन के साथ बाहर की तरफ
कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, तो ग्लाइकोप्रोटीन इसलिए कहते हैं इसको। ये इस तरह के प्रोटीन्स हैं। इनमें से जो 41 है, इसकी मदद से ये अपने होस्ट के साथ अटैच होता है और लैंडिंग करता है, लैंडिंग, और अंदर वाले इस हिस्से की मदद से ये अटैच हो जाता है। यह मैट्रिक्स सारा इधर प्रोटीन से भरा हुआ है। अलबत्ता अंदर जो कैप्सिड के अंदर है, ये एक तरह से खाली है, कोई साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है, बस इसमें आरएनए। आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है, 2 एंजाइम और भी हैं। इनमें से एक का नाम इंटीग्रेज है, इंटीग्रेज, और दूसरे का नाम प्रोटीएज है। इन दोनों का हमें बाद में पता चलेगा। सर ये जो जीपी वगैरह है, ये तो होस्ट के मेम्ब्रेन में तो नहीं था ना सर, तो ये बाद में मेम्ब्रेन में था ना, होस्ट के मेम्ब्रेन में मार्कर्स है ना, सरफेस मार्कर्स। जी, तो मुझे लगता ये है कि जब उस मेम्ब्रेन को छीना है तो कुछ प्रोटीन इसने अपनी तरफ से जोड़ भी दिया इसके साथ। ये इसकी स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब ये वायरस फैलता कैसे है? सबसे पहले याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वायरसेस अपनी मर्जी से ना कहीं जा सकते हैं ना आ सकते हैं। इनको कोई सोर्स चाहिए कहीं पहुंचाने के लिए। वो सोर्स हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, कोई दूसरा जानदार भी हो सकता है। ये लिक्विड्स के थ्रू एक जानदार से दूसरे में जाता है, लिक्विड्स के थ्रू, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, चाहे वो स्लाइवा हो, चाहे वो खून हो, चाहे वो लिम्फ हो, या जिस्म की कोई और सिक्रीशन हो, उसके जरिए ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फैल सकता है। अब देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल एक ही है। फेज वायरस की 2 थी ना, इसकी एक ही है। सबसे पहले इसका टारगेट सेल, टारगेट सेल है इसका टी लिम्फोसाइट्स। अगर आपको याद हो तो खून के सेल्स की 3 अक़साम हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनके 2 ग्रुप हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनमें एक टाइप को लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लिम्फोसाइट लिम्फ नोड में बनते हैं। ये लिम्फोसाइट 2 तरह के हैं, एक को टी लिम्फोसाइट कहते हैं, दूसरे को बी लिम्फोसाइट कहते हैं। टी लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं कि हमारे जिस्म में लिम्फ नोड का एक बहुत बड़ा ग्लैंड, यहाँ पर लिम्फ नोड सीने में होता है, थाइमस ग्लैंड कहते हैं उसको। थाइमस ग्लैंड में ये परवरिश पा के फाइनल शेप इख्तियार करता है। इसी थाइमस से टी बना है। और ये टी लिम्फोसाइट दरअसल पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का जिम्मेदार है। जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा या ये एक्टिवेट ना करेगा, बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट नहीं हो सकती। और बी लिम्फोसाइट एक्वायर्ड इम्यूनिटी उनके जरिए चलती है। तो एक तरह का ये चौकीदार समझो या गेट पे खड़ा हुआ संतरी समझो, ये है। और ये वायरस इसी को डिस्टर्ब करता है। जब ये डिस्टर्ब होगा तो बाकी इम्यून सिस्टम ठीक ठाक होते हुए भी काम नहीं कर सकता। अच्छा, इस टी लिम्फोसाइट और भी कई सेल्स हैं का एक और नाम भी है, CD4 सेल्स। CD4 सेल्स एक और ग्रुप होता है सेल्स का जिसको CD8 सेल्स कहते हैं। ये CD4 एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर्स का मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूं आपको। हर सेल की सरफेस पर कुछ मखसूस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको रिसेप्टर्स कहते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो HIV वायरस है, ये इस सेल में कहीं से भी इंटर नहीं हो सकता। ये जो CD4 रिसेप्टर है उसके जरिए ये दाखिल होगा। तो अब देखते हैं लाइफ साइकिल इसकी कैसे चलती है। सबसे पहले टारगेट सेल टी सेल है, यहां तक ये वायरस पहुंच गया किसी तरह से भी। तो फर्ज करें ये हमारा टी लिम्फोसाइट है, वायरस आकर इसके ऊपर सेटल हो गया। सेटल होने में पीजी ने, पीजी या जीपी, जीपी ग्लाइकोप्रोटीन्स, पेप्टाइडोग्लाइकेन भी है ना, वो अलग है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है। इनकी मदद से लैंड करेगा। सबसे पहले जो रिसेप्टर है उधर लैंड करने के बाद ये एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर आएगा, यानी सेल की मेम्ब्रेन को अंदर धंसा देगा और ये वायरस इस तरह से
अंदर आ गया, इसका मतलब जो पीजी जीपी 120 था उसकी मदद से ये अटैच हो गया। इसके बाद समझो ये वायरस अंदर पहुंच गया, जाहिर इसमें पहले वैक्यूल बनेगा, वो वैक्यूल खत्म हो गया, वायरस एक्सपोज हो जाएगा यहाँ। तो बैक्टीरियोफेज और इसमें बड़ा फर्क क्या है? फेज वायरस ने सिर्फ अपना जीनोम अंदर भेजा था, वो खुद बाहर डिसइंटीग्रेट हो गया। ये पूरा वायरस अंदर आया, अंदर आने के बाद अब ये खुल जाएगा। ये सेल है और इस सेल के अंदर वायरस खुल गया, उसका जीनोम एक्सपोज हो गया। जीनोम क्या चीज है? आरएनए। ये आरएनए इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए में तब्दील होगा। तो यहां रुक के एक जुमला और समझ, प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा निजाम 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहले मरहले पर डीएनए से आरएनए का अक्स बनता है, ये डिस्कस हुआ था गालिबा। डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। यहां पर डीएनए से आरएनए नहीं बन रहा, आरएनए वापस डीएनए बनेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन, मैं दोबारा बताता हूं, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आरएनए से डीएनए बन जाए तो क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो एंजाइम ये काम करेगा उसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इस एंजाइम का नाम का पता चल गया ना, क्यों कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? क्योंकि ये आरएनए को डीएनए बनाएगा। ये 3 मरहलों में होगा, जरा देखिए। सबसे पहले ये हमारा सेल है, ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से सबसे पहले ये डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड बनेगा। डीएनए आरएनए हाइब्रिड कहते हैं इसको। हाइब्रिड समझते हैं ना, मखलूत, मिक्सचर। 50% डीएनए है, 50% आरएनए है। ये ग्रीन वाला आरएनए है, ये नया जो बना है ये डीएनए, इसी की नकल बना है। इसके बाद क्या होगा? मुकम्मल डीएनए बन जाएगा। जब ये डीएनए बन जाएगा तो आरएनए इससे अलग होगा। अलग होने वाले इस आरएनए को अब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, अब इसकी जरूरत खत्म होगी। तो वायरस का आरएनए 2 स्टेप्स में डीएनए में तब्दील हो गया। पहले ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड, फिर सिर्फ डीएनए। डीएनए बनने के बाद उस आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया गया जो वायरस का ओरिजिनल डीएनए आरएनए था। इसके बाद क्या हुआ? वायरस का ये डीएनए, ये वायरस का डीएनए है। हमारे इन व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है। ये वायरस का डीएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर आएगा। हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर आके किसी क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। जब ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा तो अटैच होने में जो एंजाइम मदद करेगा उसको कहेंगे इंटीग्रेज। देखें, धोखा नहीं खाना, इसका नाम इंटीग्रेज नहीं है। जिस एंजाइम ने इस डीएनए को लाके इस क्रोमोसोम के साथ या हमारे डीएनए के साथ जिसने जोड़ दिया है वो इंटीग्रेज एंजाइम था, उसने इनको जोड़ दिया। जुड़ने के बाद क्या होगा? वायरस का ये जीनोम जो कई जीन्स पर मुश्तमिल है, ये हमारे सेल को डिक्टेट करना शुरू करेगा। एक तरह का मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कायम हो गया। अब हमारा ये सेल अपने सारे काम छोड़कर वायरस के काम करने लगेगा। वायरस के काम क्या है? ये सेल का न्यूक्लियस तो है, सही है, सब कुछ है, और इसमें वायरस का जीनोम भी मौजूद है। ये सेल आरएनएस बना कर बाहर भेजेगा और वो राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन ये कौन से प्रोटीन होंगे? वायरस के प्रोटीन। न सिर्फ वायरस के प्रोटीन्स बनेंगे बल्कि वायरस का जीनोम भी कॉपी हो जाएगा और तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर क्या हो जाएगा? असेंबली शुरू हो जाएगी। ये हमारा टी लिम्फोसाइट है और इस टी लिम्फोसाइट के अंदर तकरीबन 200 के करीब ये वायरसेस बन चुके हैं और अभी इनका सिर्फ मैट्रिक्स, ये जो कैप्सिड था वो बन चुका है। कैप्सिड के अंदर आरएनए भी फीड किया गया है और इस तरह जब ये 200 वायरसेस बन जाएंगे अंदर, अब ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बाहर निकलते वक्त क्या करेंगे? ये इस सेल की मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा काट के बाहर ले जाएंगे।
यानी ये समझो वायरस है, और इस वायरस ने हमारे सेल का एक टुकड़ा काट के अपने साथ ले गया है। जब 200 वायरसेस थोड़ी थोड़ी करके सेल मेम्ब्रेन को काट के ले जाएंगे, तो ये हमारा जो टी लिम्फोसाइट था ये छोटा नहीं होगा, छोटा होकर मिलाकर खत्म हो जाएगा। और इनकी तादाद वैसे भी बहुत कम है। मैं एक निशानी बताता हूँ, आप जहन में रखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हमारे खून में 3 तरह के सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। 1 मिलीमीटर क्यूब में 45 लाख कहो या 4.5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। उसी 1 मिलीमीटर क्यूब में 1.5 मिलियन से लेकर 3.5 मिलियन तक प्लेटलेट्स होते हैं, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स सब मिलकर 1 मिलीमीटर क्यूब में सिर्फ 8000 तक होते हैं। तो ये तादाद में वैसे भी कम है। जब वायरस ने इन सब को ख़त्म कर दिया, तो इम्यून सिस्टम को खबरदार करने वाला कोई सेल नहीं रहा, इसलिए इम्यून सिस्टम नाकारा हो गया, डेफिशिएंसी आ गई उसमें। यहाँ एक नुक्ता मैंने नहीं बताया, मैं पहले इसको रिपीट करता हूँ, फिर उस नुक्ते की तरफ आता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारा टी लिम्फोसाइट था, इसके CD4 रिसेप्टर के पास वायरस आकर लैंड कर गया। लैंड करने के बाद अटैच होकर एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर आया, अंदर आकर डिसइंटीग्रेट हुआ, इसका जीनोम रिलीज हुआ। रिलीज होने वाले जीनोम के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था, उसकी मदद से ये 2 स्टेप्स में डीएनए में बदला। पहले डीएनए आरएनए हाइब्रिड बना, फिर मुकम्मल डीएनए बना। ये पुराना वायरस का डीएनए आरएनए था, वो डिस्ट्रॉय कर दिया या हो गया। इसके बाद अब ये डीएनए जो वायरस का कंप्लीमेंट्री डीएनए, cDNA कहते हैं इसको, ये कंप्लीमेंट्री डीएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर आकर उसके जीनोम का हिस्सा बन जाएगा। इस जीनोम का हिस्सा बनाने में किस एंजाइम ने हेल्प किया? इंटीग्रेज ने। इसके बाद ये पूरे जीनोम पर कब्जा करेगा। कब्जा करने के बाद हमारा सेल अपने सारे काम छोड़कर वायरस के प्रोटीन बनाएगा, वायरस के डीएनए से वायरस के आरएनएस बनाएगा, फिर उन सब की असेंबलिंग होगी। असेंबलिंग के नतीजे में कैप्सिड भी बनेगा। हर कैप्सिड के अंदर 2-2 आरएनए और एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पैक किया गया। पैक करने के बाद ये जब यहाँ से बाहर निकलेगा, तो अपने साथ इस टी लिम्फोसाइट की सेल मेम्ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा अपने गिर्द एनवेल्प की शक्ल में लेकर बाहर निकलेगा, जिसके नतीजे में ये सारे टी लिम्फोसाइट छोटे होते होते मिलाकर बहुत छोटे होकर खत्म हो जाएंगे। इस तरह से इधर से भी जा रहा है, उधर से भी जा रहा है, और इसके टुकड़ों को वायरस लेके जा रहा है, लिहाजा ये सेल खत्म हो जाएगा। और वायरस तकरीबन 200 के करीब बन गए। ये तो हो गया वो एंजाइम्स का जिक्र जिनका हमने पहले आपसे जिक्र किया था। अब एक और एंजाइम है प्रोटीएज। ये क्या करता है, इसको समझने के लिए एक लम्हे के लिए आप वापस आ जाएं इधर क्रोमोसोम की तरफ। जब क्रोमोसोम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको इसकी मिसाल धागे के रील से दी थी। धागे के रील में अंदर एक ट्यूब या कोई चीज होती है जिसके गिर्द एक धागा लिपटा हुआ है। एक रील में कितने धागे हैं? एक रील में कितने धागे हैं? एक ही है, बहुत बड़ा लंबा सा एक ही धागा है। ये जो क्रोमोसोम में हमारा डीएनए है ना, ये भी एक ही पीस है। एक क्रोमोसोम में एक ही डीएनए है, बहुत लंबा है। उस डीएनए के टुकड़ों को जीन कहते हैं, और ये जीन छोटे बड़े हो सकते हैं, सबका साइज एक जैसा होना जरूरी नहीं। अच्छा, इस जीन की एक कॉपी बनी, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। इस जीन की दूसरी कॉपी बनी, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। इस जीन की तीसरी कॉपी बनी, ट्रांसक्रिप्शन। यानी हर जीन का ट्रांसक्रिप्शन हमारे अंदर अलग अलग होता है। इस टुकड़े का एमआरएनए, इस टुकड़े का अलग एमआरएनए, इस टुकड़े का अलग एमआरएनए। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा हो सकता है कि यहां से यहां तक फर्ज कर लें 3 जीन्स हैं, 1, 2 और ये 3। एक जीन ये है, दूसरा जीन ये है, तीसरा जीन ये है। तो बैक्टीरिया में आमतौर पर इन तीनों जीन्स का एक ही एमआरएनए होता है। एक ही एमआरएनए बनने के बाद फिर इसको काटा जाएगा। इधर से काटेंगे तो 3 एमआरएनए बनेंगे।
ये एक अलग प्रोटीन बनाएगा, ये एक अलग प्रोटीन बनाएगा, ये अलग प्रोटीन बनाएगा। एक सिचुएशन तो ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि इन तीनों से एक ही mRNA बना है और उससे एक ही बहुत बड़ा प्रोटीन बना है, पॉलीपेप्टाइड चेन बना है। इसको अब जो प्रोटीएज एंजाइम था ना, वो लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन को यहाँ से काटेगा। काटने के बाद ये एक प्रोटीन बन गया, ये दूसरा प्रोटीन बन गया, ये तीसरा प्रोटीन। तो इनकी तरह तो नहीं हुआ ना, हमारे सेल की तरह नहीं। देखें, मैं दोबारा बताता हूँ जल्दी से। हमारे सेल में हर जीन का mRNA ही अलग बनता है, इसलिए हर एक का प्रोटीन ही अलग बनता है। बैक्टीरिया में ये तरीका भी है, एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है दूसरा बैक्टीरिया में, कि बहुत सारे जीन का एक मुश्तरका RNA बनता है। वो मुश्तरका एक बहुत बड़ा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। फिर उस पॉलीपेप्टाइड चेन को बाद में काट के ये टुकड़ा अलग प्रोटीन बना, ये टुकड़ा अलग प्रोटीन, ये टुकड़ा अलग प्रोटीन। ये किसने किया? प्रोटीएज एंजाइम ने किया। फिर इन प्रोटीन को जोड़कर कैप्सिड बनाया जाएगा वायरस का। वायरस का यानी वायरस ने बैक्टीरिया के जरिए बड़े बड़े प्रोटीन को यकसा बनाया है, एक ही दफा बनाया है, बना के फिर कटवाया है अपने एंजाइम से, कटवा के उसको कैप्सिड में तब्दील किया। ठीक हो गया बेटा? ये थी वायरस HIV की लाइफ साइकिल। अब इसके बाद इसका इलाज, इस वायरस का कोई इलाज है कि नहीं? पहला सवाल तो ये, पहला जवाब है नहीं है, लेकिन किसी हद तक कंट्रोल होता है। फिर भी एक और चीज याद दिलाता हूं, कोई बीमारी हो जाए, इलनेस या डिजीज हो जाए, तो इस डिजीज के से बचाव के 3 ऑप्शन हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर। दूसरा है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब है इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। ये नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। जो आर्टिफिशियल है उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। इस तरह हम इम्यून सिस्टम को मजबूत करके इलाज करते हैं, बीमारी से बचाव करते हैं। तीसरा है ट्रीटमेंट और थेरापी। ट्रीटमेंट और थेरापी, इलाज। ये जो HIV है, इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है मुकम्मल, वैक्सीनेशन भी नहीं। तो इससे बचाव का सिर्फ एक मेथड है हमारे पास, वो है एहतियाती तदाबीर, प्रिवेंटिव मेजर्स। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है वो तो हम आखिर में पढ़ेंगे। पहले इस वायरस के एक हद तक इलाज मुमकिन है, वो इलाज आपसे शेयर करते हैं। इस बीमारी की सिम्टम्स क्या है, यानी अगर ये वायरस खुदा न खास्ता हमारे जिस्म में दाखिल हो तो अलामतें क्या है। इसकी अलामतों को हम 3 मरहलों में डिस्कस कर सकते हैं। पहला है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहते हैं इसको। दूसरा है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, और तीसरा है फुल ब्लोन एड्स। ये पूरा इस तरह लिखना चाहिए, छोटा नहीं लिखना चाहिए, मैंने गलत लिखा इधर AIDS, क्योंकि छोटा लिखेंगे तो वो दूसरे माने बदल जाएंगे। ठीक है ना, ये पूरा। तो सबसे पहले एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, ये इस दौरान क्या होगा? इस दौरान कोई खास शदीद मसला नहीं होगा। फीवर हो सकता है, फ्लू हो सकता है, हेड एक हो सकता है, नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, हल्का फुल्का वो नाइट स्वेट्स भी होता है, हल्का फुल्का डायरिया हो सकता है। हफ्ते के बाद ये सारी अलामतें खत्म हो जाती हैं। तकरीबन 9 महीने तक कोई अलामत नजर नहीं आती। लेकिन क्योंकि वायरस इसमें पहुंच चुका है, इसलिए ये इंसान दूसरों तक ये वायरस मुंतकिल कर सकता है। खुद ठीक है, हल्की फुल्की बीमारियां हैं ये, तो इनसे निजात हासिल हो गई, हफ्ते तक बीमार रहा, उसके बाद ठीक हो गया। 9 महीने तक ये अलामतें जाहिर ही नहीं होंगी।
लेकिन क्योंकि वायरस इसके पास है तो ये अपने इस वायरस को किसी और इंसान में मुंतकिल कर सकता है, इसीलिए कैरियर कहा गया। इसके बाद 9 महीने के बाद एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स है। अब इस एड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में कई चीजें शुरू हो जाएंगी। अगेन हेडेक हो जाएगा, बुखार भी हो जाएगा, ये तो छोटी छोटी बीमारियां हैं। डायरिया लग जाएगा, डायरिया, कफ, खांसी भी शदीद हो जाएगी। इसी के साथ डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाएगी। और अब ये अलामतें अब मुस्तकिल होगी। मुस्तकिल ये बीमारियां होंगी तो बाद में और बीमारियां भी आ सकती हैं, और ये कुछ अरसे के बाद लास्ट स्टेज में तब्दील हो जाएगी। लास्ट स्टेज क्या बताया था? फुल ब्लोन एड्स। फुल ब्लोन एड्स में लॉस ऑफ वेट, वजन खत्म हो जाएगा तकरीबन, क्योंकि मुस्तकिल डायरिया रहा है ना, पानी भी ज़ाया हो रहा है, मिनरल्स भी ज़ाया हो रहे हैं, खुराक भी टिक नहीं रही है अंदर, और डिप्रेशन प्लस कंफ्यूजन प्लस हेलुसिनेशन, यानी दिमागी हालत भी खराब होना शुरू हो जाती है। हेलुसिनेशन में क्या होता है? वहम, जो नहीं है वो नजर आता है, और दिन ब दिन इंसान जिंदगी से बेजार हो जाए, और आखिर में मौत। इन सब के बाद डेथ। अच्छा, एक चीज आपने कभी महसूस की? हमें अभी मौत का पता नहीं है ना, इसलिए तो खुशगवार जिंदगी जी रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, इरादे बनाते। इनको पता चल जाएगा कि मौत तुम्हारी फिलहाल दिन मुकर्रर है, फिक्स है, तो वो क्या जिएगा? जो जिंदगी है वो भी मुश्किल हो जाएगी, तड़प तड़प के मर जाएगी। ये तो इसका आखिरी हल मौत है, विद इन फ्यू ईयर्स मौत है। ये सिम्टम्स हैं। अब इसके बाद ट्रीटमेंट है। एक जुमले में मैं बता देता हूं, बस ट्रीटमेंट मैंने कहा है ही नहीं, फिर भी एक दवाई है जिसको आर्ट कहते हैं, ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। रेट्रोवायरल क्यों कहा इसको? क्योंकि ये एक रेट्रोवायरस है। ये कॉम्प्लेक्स दवाइयों का एक मजमूआ है जो अगर फर्स्ट स्टेज में यूज हो तो उसमें अलामतें बहुत लंबे अरसे तक अपीयर नहीं होंगी, वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन बहुत अरसे बाद जाके खत्म हो जाएगा वो। लेकिन ये दवाई महंगी है, मरीज से पूछकर इस्तेमाल की जाती है, और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, और ये मुकम्मल तौर पर बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकती। बस जो बची हुई ज़िंदगी है वो तकरीबन नॉर्मल लेवल पर कट रही होती है। तो ये है इसका ट्रीटमेंट, जो पार्शल है, कंप्लीट नहीं है। तो इस बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही हल है, वो है प्रिवेंटिव मेजर्स। ये हम इंशाल्लाह कल बताएंगे। ठीक हो गया?